Hello students and good morning to all. Today we are going to proceed our same chapter, A Shirt in the Market, with a new topic, the garment exporting factory near Delhi. तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ये सीन देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्कर्स जो हैं वो कुछ काम कर रहे हैं। तो हम अपने इसी प्रोसेस को लेके आगे चलेंगे कि इरोड मार्केट में कपड़ा बनने के बाद आखिर वो कपड़ा पहुँचता कहाँ है। तो उसे आगे जो इरोड मर्चेंट हैं वो सप्लाई कर देते हैं गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को, जो कि एक दिल्ली के पास एक फैक्ट्री है और वहाँ पर इस कपड़े की शर्ट्स तैयार की जा रही हैं और उसके बाद ये शर्ट्स जो हैं वो आगे सप्लाई कर दी जाएंगी फॉरेन बायर्स को, यानी कि जो विदेशी ग्राहक हैं वो इन कपड़ों को ख़रीदेंगे, जो कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ख़रीदार हैं जो उन्हें अलग अलग आगे देशों में बेचेंगे। तो ये जो ग्राहक यहाँ पर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस मार्केट में और उनकी जो डिमांड है, जो टर्म कंडीशंस वो रखते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे वो ये चाहते हैं कि उनको कम कीमतों पर ही जो सप्लायर है वो सामान दे और दूसरा स्टैंडर्ड जो क्वालिटी का है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए और डिलीवरी भी ऑन टाइम होनी चाहिए। अगर एक्सपोर्टर्स इन सभी में से किसी भी कंडीशन में कहीं कोई वो देरी करते हैं या किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट उसमें आ जाता है तो बड़ी ही सख्ती से उसकी जो अनुपालना है वो होती है। तो इसीलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो अपने इन पावरफुल बायर्स की हर डिमांड को बहुत ही ध्यान से सावधानीपूर्वक पूरा करें। तो इतने प्रेशर में काम करने पर वो बदले में क्या चाहते हैं, अब उनको दाम आगे सस्ते दामों पर उन्हें बेचना है अपने फॉरेन बायर्स को, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो खर्चों की में कुछ कटौती हो जाए। तो वो कटौती कहाँ हो सकती है? वर्कर्स के काम में। उनका क्या उनकी डिमांड होती है, वो क्या चाहते हैं कि अपने वो वर्कर्स से मैक्सिमम काम ले सकें जितना ज़्यादा हो सकता है, और उनकी दूसरा प्रयास क्या होता है कि उनको कम से कम वेजेस, जो वेतन है वो कम से कम उनको दिया जाए। तो इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा लेते हैं और साथ में सस्ते दामों पर अपने बायर्स को सामान जो है वो बेच भी देते हैं। आगे इसमें एक एग्जाम्पल है जैसे इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री का। तो क्या बताते हैं कि इसमें 70 वर्कर्स हैं जो काम करते हैं और ज़्यादातर उसमें महिलाएं हैं जो इस काम में लगी हुई हैं और उनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा हुआ है। तो टेम्परेरी बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब फैक्ट्री में काम कम होता है तो उस कंडीशन में जब वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं उनके जो वेजेस हैं, उनके जो वेतन हैं वो उनकी स्किल के हिसाब से ही तय किए जाते हैं, यानी जो जितना स्किलफुल होगा उसकी आमदनी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऐसी जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं तो उनमें जो टेलर्स होते हैं जो स्टिचिंग का काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा? सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ। और दूसरी तरफ जो वमेन हैं जिन्हें एज अ हेल्पर अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है, और उनका काम होता है जैसे थ्रेड कटिंग का, बटनिंग का, आयरनिंग का, और इसके अलावा वो शर्ट्स को पैक भी करती हैं। तो उसके बदले में जो उनकी वेजेस होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। जैसे आप ये चार्ट यहाँ देख सकते हो नीचे, तो इसमें प्रोफेशन वाइज कौन किस काम में लगा हुआ है उनकी आगे उनके पेमेंट लिखी हुई है कि कितने कितने जो उनको उसकी जो तनख्वाह है उनको दी जाती है। जैसे टेलर है तो 3,000 रुपये ही लेता है और इसके अलावा थ्रेड कटिंग या बटनिंग के सिर्फ 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही दिए जाते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं इन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ की। अब हम आगे बात करेंगे द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये शर्ट जो है रेडी होकर के पहुंच चुकी है अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने पर अब इसके जो दाम हैं वो क्या होंगे, कितने प्रॉफिट उस पर लिया जाएगा। तो आप ये पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, शर्ट की पिक्चर यहाँ बनी हुई है और इसमें हम अगर बॉटम से अप की तरफ जाएँ तो इसकी जो परचेजिंग जो इसका रेट है वो 300 है और लास्ट हम जो कॉलम पे आते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है 900, यानी 300 में इसको परचेज़ किया गया और 900 में इसको सेल किया गया। तो आखिर ये क्या है या किस तरीके से? तो जैसे इसमें बताया कि नंबर ऑफ़ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26। तो इन शर्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है और एक शर्ट का जो प्राइस है वो $26 है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 1,800 रुपये की एक शर्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्टिविटी दी है, तो इसके बेस पर यानी कि जो प्राइसेस आप यहाँ देख रहे हो शर्ट के ऊपर, तो इसे आप यहाँ फिल कर सकते हो।
कि किसमें यानी कि जो परचेजिंग प्राइस जो था वो कितना था, प्लस कितना जो इसमें बायर जो कि एक्सपोर्टर्स हैं वो कितना इस पर खर्चा कर रहे हैं, स्टोरेज का, एडवर्टीजिंग का, और इवन कितना प्रॉफिट वो इसमें कमा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस एक्टिविटी को फिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे, यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन शायद हो सकता है कि इसका मतलब जो है जो बिज़नेस पर्सन यानी कि जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है वो ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स लेते हैं जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं। तो क्या इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ने अपना जो सामान था वो सस्ते दामों में बेच दिया बिना कोई प्रॉफिट लिए? तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाती। तो अब यहाँ पर जो गारमेंट एक्सपोर्टर जो था तो उसने क्या किया, अपनी शर्ट को किस हिसाब से 300 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर उसने अपना पहले पूरा खर्चा निकाला, शर्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा था, जो कपड़ा उसने ख़रीदा था, तो पर शर्ट के हिसाब से उसने इसका कॉस्ट लगाया 300 रुपीज़। इसके अलावा उसने जो वर्कर्स काम के लिए रखे थे शर्ट को स्टिचिंग करने के लिए, उसका उसने खर्चा निकाल लिया 25 पर शर्ट। और ऑफिस जहाँ पे वो काम करता है तो उसमें भी 25 रुपीज़ पर शर्ट के हिसाब से उसने खर्चा निकाल लिया। यानी टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है 150 रुपीज़। लेकिन वो शर्ट कितने में बेच रहा है? 300 रुपीज़ में। इसका मतलब है कि 150 रुपीज़ का मुनाफा उसने भी कमा लिया। देन हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? तो ये फिर मार्केट में आखिर गेनर्स कौन हैं? कौन वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि मीन्स एक कॉटन प्रोडक्शन से ले करके फॉरेन बायर्स तक, जो कि और उसके बाद आगे सुपरमार्केट में उस कपड़े के पहुंचने तक एक बड़ा लिंक तैयार होता है। बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो आखिर इस बाइंग सेलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन लोग लेके जाते हैं? तो हम वो गिनती कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही जो पढ़ा ट्रेडर से लेकर के उसके बाद आगे मर्चेंट्स हमने पढ़े थे जो कि वीवर्स के कांटेक्ट में थे। इसके बाद हम चाहे इसमें गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर फॉरेन बिजनेस पर्सनस हैं, तो ये वो लोग थे जिन्होंने मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और लॉस में रहने वाले लोग कौन थे? फर्स्ट कंडीशन में फार्मर्स, सेकेंड में वीवर्स और थर्ड में वर्कर्स। तो यानी कि जो गेनर्स हो गए तो वो ट्रेडर्स हैं, चाहे बिग या वो स्मॉल हैं। देन मार्केट एंड इक्वालिटी। तो क्या मार्केट में सभी लोग बराबर हैं, सबको बराबरी का दर्जा मिलता है? ख़ास तौर से बाइंग सेलिंग में जो प्रॉफिट्स हैं तो क्या वो सबको इक्वली शेयर होते हैं? तो ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर है कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स, फॉरेन बिजनेस पर्सन्स अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेडर्स, चाहे वो बिग या स्मॉल हैं, तो ये लोग अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात काम करने वाले हैं, फार्मर्स हैं, वीवर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके मुनाफे बहुत कम होते हैं, या वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि वो अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा कर सके। देन आफ्टरवर्ड्स अब एक कंपैरिजन यहाँ पे जैसे बताया कि हमने पिछली स्टोरी में कांता के बारे में पढ़ा था जो कि एक फैक्ट्री वर्कर थी। इस स्टोरी में हम पढ़ चुके हैं स्वप्ना के बारे में जो कि एक किसान थी। तो दोनों ही मीन्स अपने हिसाब से बहुत काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उसके बाद भी उनको जो प्रॉफिट्स हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इस ऐसी फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग ये सोच सकते हैं कि वो मार्केट में समान होंगे, या उनके साथ जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, प्रॉफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्या वो उनको इक्वली शेयर हो रही हैं? तो आंसर साफ है, दैट इज़ नो। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ तो बात हो गई कि फेयर प्राइसेस कौन लेके जाता है, प्रॉफिट्स कौन कमाता है। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट्स हमेशा ही लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है काम करने की और प्रोडक्शन की। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, लेकिन आखिर इसका बेनिफिट लेता कौन है? फार्मर्स जो कि कॉटन सेल करने वाला है, वीवर्स जो कि क्लोथ को प्रोड्यूस करने वाला है। इसके अलावा लेकिन ये दोनों ही जो लोग हैं, चाहे इनके वर्क स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव हो भी जाए, काम की इनकी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल भी जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिपेंड करते रहेंगे हमेशा रिच और पावरफुल लोगों पर। तो रिच और पावरफुल लोग कौन हो सकते हैं? जिनकी अर्निंग्स मैक्सिमम होती हैं मार्केट में, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनकी अपनी फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, जिनके पास बड़े बड़े लैंड होल्ड्स होते हैं। तो ऐसे लोग मार्केट में अपना पूरा दबदबा रखते हैं। और जो गरीब हैं वो टोटली इनके ऊपर डिपेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, क्योंकि वो अपनी जो डे टू डे नीड्स को पूरा नहीं कर पाते अपनी अर्निंग्स के हिसाब से,
या उनकी अर्निंग्स सफिशिएंट नहीं होती हैं कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, किसी अगर वीवर्स को चाहिए, या फिर अगर हम बात करें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कि गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट किस पर होते हैं? ट्रेडर्स के ऊपर, जो उन्हें उधार देते हैं। तो क्या उनकी ये सिचुएशंस कभी ख़त्म हो सकती हैं? इट कैन बी ओवरकम। तो वो हो सकती हैं अगर वो कोऑपरेटिव फॉर्म में काम करें, अपनी कोऑपरेटिव्स बनाएं, और उस तरीके से अगर वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिल सकता है मार्केट में, अपनी कंडीशंस को वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, तो उनके द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं, कानून हैं, अगर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो भी कहीं ना कहीं इन लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। और इन चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर में, जो कि जस्ट इसके नेक्स्ट में ही है। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, जो कि इसी चैप्टर से रिलेट है। गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।